अजीत भाई साहब देखिए, आपका आपके आवाज आई कि नहीं है? आवाज आ सुनाई गई, आवाज आ गई, आवाज आ गई। नहीं नहीं, आजकल आवाज बंद की जा रही है भाई। कभी कभी लगता है कि मालूम नहीं मेल फंक्शनिंग है कि कुछ कुछ इस तरह का इंपोर्ट करके आवाज बंद कर दी। मेरा वही प्रश्न है, मैंने आपका मैं वेट कर रहा था कि जो हम जिस तरह से राजदूत नहीं है चीन का इंडिया में, और अफगानिस्तान के हमने राजदूतावास, मतलब उनका जो दूतावास है वो बंद हो गया है। मैं दोनों पे आपकी एक टिप्पणी ले लूं। जी, पहले स्टार्ट करते हैं। आपने जो सवाल सबसे पहले पूछा, जो अभी सबसे टॉप ऑफ द न्यूज है, कि ये एंटायर इजराइल वर्सेस द अरब वर्ल्ड या इजराइल वर्सेस हमास, उस पे कितना पैराडॉक्सिकल है इंडियन कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी, कि एक तरह से यदि हम टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स इंडिया का लें तो सबसे पहले अमेरिका है नंबर 1, नंबर 2 है चाइना, और थर्ड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फोर्थ सऊदी अरेबिया, फिफ्थ है रशिया, फिर सिक्स्थ और सेवेंथ जो है वो है इंडोनेशिया और इराक। अब ये देखिए, मतलब फर्स्ट 5-6 ट्रेडिंग पार्टनर्स में 4 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिसमें 3 अरब कंट्रीज हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया और जो मैंने तीसरा कहा इराक। इन तीनों से हमारा इतना अधिक ट्रेड है। और इजराइल से, इजराइल छोटा देश है, उसे तो टॉप 20 क्या टॉप 30 में भी वो नहीं आता है ट्रेड। और हम जो है बिल्कुल मतलब लेफ्ट हैंड, जो हमारा कॉमर्स पॉलिसी है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, और हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है हम खटाक से जो है इजराइल की तरफ आ गए। अब इससे देखिए, एक तो जो सो कॉल्ड गल्फ कंट्रीज है, जो मैंने पॉइंट आउट किया, थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स यूएई एंड सऊदी अरेबिया, वो जो है दुखी हो गए, क्योंकि वो अरब्स हैं। कतर जो है वो $1 बिलियन देता है हमास को। इनफैक्ट हमास के जो दोनों टॉप प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स हैं, पिछला और अभी, जो हानिया जो पहले थे 2017 के, और अभी वाले जो हैं, दोनों दोहा में रहते हैं। आपने अफगानिस्तान के बारे में पूछा, पूरा अफगान टॉक्स जो हुआ जिससे यूएस विथड्रॉ किया, वो दोहा में, उसी दोहा में मैं 8 इयर्स एडिटर था, तो अल जजीरा वहीं पर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप जब अपना फॉरेन पॉलिसी प्रो यूएस करते हैं, जो कि मतलब आजकल इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, हम इंटीग्रेटेड है अमेरिका के साथ, हम क्वाड के मेंबर हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में अमेरिका से बहुत क्लोज हैं, बट हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, जो कि $104.32 बिलियन ट्रेड है हमारे साथ, और उसके बाद जो है ये 3 अरब कंट्रीज हैं, और उसके बाद इंडोनेशिया है। तो मैं ये कह रहा हूं, द लेफ्ट हैंड ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट डज नॉट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। ये जो है ना इनकंसिस्टेंसी हमारे फॉरेन पॉलिसी और हमारे इकोनॉमिक एंड कॉमर्स पॉलिसी में, ये एक तरह से कंट्री के लिए, फ्यूचर के लिए बड़ा डैमेजिंग है। अच्छा, G20 के साइडलाइंस में इंडिया ने एक नया प्रपोजल दिया। वो प्रपोजल था, इट वाज सपोज्ड टू बी अ चैलेंज टू चाइना। प्रपोजल क्या था? रेल लिंक्स होगा इंडिया वाया मिडिल ईस्ट टू यूरोप। अच्छा, उसमें सबसे बड़े फाइनेंसियर जो हैं वो है यूएई के जो एयर अपरेंट है, वो दिल्ली में बैठ के वो सारा उसका फाइनेंशियल अरेंजमेंट साइन किए थे हमारे प्रधानमंत्री और डोवाल साहब एंड बाकी लोगों के साथ G20 के टाइम में। उसमें यूएई और सऊदी अरेबिया का बहुत मेजर रोल है, और भी गल्फ कंट्रीज का है, ओमान एंड अदर कंट्रीज। ओमान से हमारी बड़ी पुरानी रिश्ता है। उसमें इजराइल उस समय बात चल रही थी कि सऊदी अरेबिया इजराइल में एक अलायंस होगा, न्यू फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे, तो वो भी जंप इन कर गए थे
उस पूरे रेल पार्टनरशिप में। अब जो है आप ये नया स्टेप लेके पूरे अरब वर्ल्ड को एलियनेट कर दिए हैं। और इनफैक्ट बाद में करेक्शन के फॉर्म में पहले प्रधानमंत्री बोले तो वहां जो है कुड़बुड़ाहट शुरू हो गई पूरे मिडिल ईस्ट में, अरब वर्ल्ड जीसीसी कंट्रीज में। उसके बाद जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया, जो किसी ने पॉइंट आउट किया कि वो ओल्ड पैटर्न पर कि भाई हम तो इक्विडिस्टेंट हैं, हम पैलेस्टीनियंस के बारे में भी सोचते हैं। बट ये जो पैराडॉक्स है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, ये पास्ट में कभी नहीं था। पास्ट में हम नॉन अलाइंड थे, आज हम यूएस के साथ अलाइंड है, ये तो क्लियर शिफ्ट है। बट शिफ्ट के बावजूद भी जो ओल्ड स्टाइल है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में प्रिवेल करता है। परंतु पीएमओ में या मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दिए अभी, वो बिल्कुल विपरीत है उसके। वही हाल है चाइना के साथ। ब्रिक्स में हमारी पार्टनरशिप है। ब्रिक्स जो है आज माना जाता है वर्ल्ड में सदर्न कंट्रीज का द मोस्ट पावरफुल बॉडी। उसमें उसमें सारे हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, साथ ही साउथ अफ्रीका। और हम जो सारे ब्रिक्स मेंबर जो हैं वो यूएस कैंप से अलग हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन ब्रिक्स जो यूएस के साथ अलाइंड हो गया। तो इस कदर अलाइंड हो गए हैं कि ब्रिक्स का जो पार्टनरशिप है वो फ्रेजाइल हो गया है। उसके बारे में बिल्कुल सोच नहीं है कि इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। पहले जो था हमारा एक तरह से इक्विडिस्टेंस था, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी। एनवायरमेंटल इशू में हम चाइना के साथ जाते थे, ब्रिक्स में हम चाइना के साथ जाते थे। बहुत सारे ट्रेड में, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, चाइना वाज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और ये जो अल्टरनेटिव टू द डॉलर, जब ये कंसेप्शन हुआ तो उसमें भी एक इंटरनेशनल अल्टरनेटिव टू द डॉलर, उसमें इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, सारे ब्रिक्स कंट्रीज, और स्पेशली साउथ अफ्रीका में उन्होंने प्लान किया था कि एक अल्टरनेटिव टू द डॉलर इंटरनेशनल करेंसी लाएंगे। और फिर जो है शुरू में हमने सपोर्ट किया और बाद में हम विड्रॉ कर गए। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, ये पैराडॉक्स जो है, ये मैं कहूंगा एनडीए गवर्नमेंट की सबसे बड़ी वीकनेस है। एक और ले लीजिए केस, G20 में हम पूरे दुनिया को बताए कि हमने तो कंसेंसस किया G20 में, सारे G20 मेंबर्स दिल्ली में साइन किए, और जैसे ही कंसेंसस किया उसी टाइम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, दोनों के बीच में जो है एक टेंशन ऑलरेडी इमर्ज कर गया था। दिल्ली में ही उस समय कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में थे, और उसके बाद आपने देखा कि किस कदर कनाडा और इंडिया का रिलेशनशिप बिल्कुल जो है डेसिमेट हो गया है। इनफैक्ट 41 डिप्लोमैट्स को हम यहां से एक्सपेल किए। पहले उन्होंने एक को एक्सपेल किया, फिर हमने टिट फॉर टैट में एक को एक्सपेल किया। उसके बाद हमने कहा कि पैरिटी होना चाहिए दोनों कंट्री के बीच। गुस्से में हम 41 डिप्लोमैट्स को, ये अनप्रेसिडेंटेड है, भारत ने आज तक नहीं किया है अपने इतिहास में 75 साल के आफ्टर इंडिपेंडेंस। 41 डिप्लोमैट्स को हमने इमीडिएटली एक्सपेल कर दिया। वो सारे सिंगापुर और मलेशिया में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि 10 अक्टूबर का डेडलाइन दे दिया गया। और इश्यू क्या था, तो वन सिंगल पर्सन, निज्जर, जो कि फॉर्मर मिलिटेंट पंजाब से, जिनका मर्डर हो गया था जून 18 को कनाडा के वैंकूवर के बगल में जो सारे शहर है वहां पे। तो उस इश्यू पे हमने उसको ऐसे मिसहैंडल किया, गलती उधर से भी हुई। वहां के भी प्रधानमंत्री ओपनली पार्लियामेंट में इस इश्यू को उठा दिए, इसको प्राइवेटली डील करना चाहिए था। बट मैं ये कह रहा हूं कि G20 में हमने इतना आवाज किया, इतना दुनिया को बताया कि कंसेंसस मेरा अप्रोच है, और जैसे G20 खत्म हुआ कि दूसरे दिन ही ये ड्रामा शुरू हो गया। तो आज जो है कनाडा, जो नेक्स्ट G20 का एक वर्चुअल समिट हुआ है, उसमें कनाडा ने अपने डेलीगेट को विड्रॉ कर लिया है। तो कितना एम्बैरेसमेंट है उस कनाडा के साथ, जहां इंडिया का
हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ने जाता है। इंडिया का पिछले साल जो है मोर देन अमेरिका, इंडियन ऑलमोस्ट 2.32 मिलियन स्टूडेंट्स कनाडा पढ़ने गए। सोचिए आप, इतने सारे स्टूडेंट वहां पर हैं। 1.6 मिलियन वहां पे, सॉरी मैंने फिगर गलत बोला, 2.32 लाख इंडियन स्टूडेंट, 7.5 लाख में 2.5 लाख, करीब करीब 2.5 लाख कनाडा जा रहा है। और 1.6 मिलियन जो हमारे वहां रेजिडेंट्स हैं, उनका हमने सारे का जो भी कैनेडियन सिटीजन है उनका वीजा हमने वीजा इशूइंग बंद कर दिया। उसमें से जो है मेजॉरिटी वो इंडियन ओरिजिन के हैं। उनका जो परिवार है वो आधा से ज्यादा भारत में है। अभी वो शादी का सीजन है इंडिया में, वो सारा आना चाह रहे हैं, हम उनको वीजा ही नहीं देंगे। और ऑल इन द नेम ऑफ ईगो की भाई प्रधानमंत्री ने उन्होंने वहां से कुछ किया तो हम भी यहाँ टिट फॉर टैट कर दिए। कि टिट फॉर टैट के बेसिस पर आप एक मैच्योर्ड फॉरेन पॉलिसी तो चला नहीं सकते, वो भी जबकि आप क्लेम कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम कंसेंसस में विश्वास करते हैं। इनफैक्ट जो लेटेस्ट आर्गुमेंट दिया जाता है एक्सटर्नल अफेयर्स में कि हम तो मल्टी अलाइनमेंट में विश्वास करते हैं, कांग्रेस नॉन अलाइनमेंट करती थी, हम तो दुनिया में सबके दोस्त हैं, सबके साथ अलाइन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सारे नेबरहुड, बांग्लादेश को छोड़ के करीब करीब एक भी नेबर आपसे खुश नहीं है। उधर मिडिल ईस्ट में आपके सारे ट्रेडिंग पार्टनर, जो एक जमाने में ओमान जो है अयोध्या के इशू पे यूएन में इंडिया का साथ दिया था, वो सारे जो है अरब कंट्रीज वो आपसे दुखी हो गए हैं। आपने जो जिस तरह से इम्पेशेंट स्टेप ले लिया इजराइल का साथ देने के लिए। और साथ ही साथ अमेरिका जो है वो 5I का मेंबर है, वो बार बार कह रहा है इंडिया को यू मस्ट कोऑपरेट विद कनाडा। तो जिसको आप सबसे बड़ा अपना दोस्त मानते हैं वही आपको जो है एक तरह से वार्निंग दिया जा रहा है। तो मतलब अजीब स्थिति है कि आप क्लेम करते हैं आप क्लेम करते हैं कि हमारा नोवेल फॉरेन पॉलिसी है, हम मल्टी अलाइन हैं, हम तो सबके दोस्त हैं। और सच्चाई ये है कि G20 के मीटिंग जब आप प्रेसिडेंट थे G20 में, उसी समय सबसे बड़ा टेंशन विथ वन कंट्री जिसके साथ 75 साल में कभी टेंशन ही नहीं हुआ है। उस जमाने में 1985 में जब एयर इंडिया का प्लेन वहां से चला था कनाडा से और वो आसमान में उड़ गया और लोग मरे और उसमें अरेस्टेड थे कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स, उस जमाने में भी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और कनाडा इतना नहीं गिरा जो आज गिरा है। तो उसमें तो नेचुरली दोनों तरफ से गलतियां हुई है। तो गलतियों को तो मैच्योर पावर का तो काम होता है, स्टेट्समैन का काम होता है कि रिलेशन 1962 में वॉर करने के बावजूद भी चाइना के साथ नेहरू जाके फिर दोबारा कोशिश किए कि लिंक्स बने। उस समय भी इनफैक्ट इट वाज अ सिमिलर सिचुएशन 1971 में जब वॉर हुआ, अमेरिका थ्रेटन किया, मिसेस गांधी नेक्स्ट टाइम जब आई 80s तक ऑलरेडी जो है रिलेशनशिप और ट्रेड इंप्रूव करने लगा था। तो स्टेट्समैनशिप का तो वो होता है कि आप ईगो पर फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाइए, यू रन फॉरेन पॉलिसी ऑन अ वेरी रैशनल साउंड बेसिस, जो आपकी इकोनॉमी को स्ट्रांग करे, जो आपको स्ट्रांग करे, और जो एक तरह से इट गिव्स अ राइट सिग्नल टू द वर्ल्ड इंक्लूडिंग कि आप ह्यूमन राइट्स के लिए केयर करते हैं। बट जिस तरह से एक्चुअली क्या हो गया है मेरे अनुसार कि ये पूरा डोमेस्टिक इलेक्शंस जो होता है ना अपने कंट्री में, वो डिक्टेट करने लगा है फॉरेन पॉलिसी। बिकॉज ड्यूरिंग इलेक्शन इट विल हेल्प यू टू पोलराइज people on different grounds of religion or otherwise, तो उसी से आप जो है फॉरेन पॉलिसी को जो है एक तरह से चला रहे हैं। ये बड़ा डेंजरस है इंडिया टाइप कंट्री के लिए, जो आज मान लीजिए इवन दो वी आर अ पुअर कंट्री पर माना जाता है मेजर पावर वर्ल्ड का। मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि ये प्रॉब्लम जो है ये एनडीए गवर्नमेंट का है। प्रॉब्लम ये है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है उसमें कैबिनेट होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर इज सपोज टू बी स्टार बट स्टार अमंग इक्वल्स।
यहाँ प्रॉब्लम क्या है, नए गवर्नमेंट में एनडीए 2 जिसको कहते हैं, वहां पे दी एवरीथिंग इज रन बाय वन पर्सन, और बाकी लोग जो है होते हैं वो जो प्यादे हो जाते हैं ना, वो सब लोग देखते हैं, सब लोग लेजिटिमेसी दे रहे हैं, सब लोग बेसिकली पीछे घूम के देख रहे हैं कि जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर इज हैप्पी और नॉट। ये नहीं कि जिस कंट्री के साथ आप लिंक करने जा रहे हैं वो एस्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं। ये जो प्रॉब्लम है ना, सारे गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से आप बात कीजिए, सब बोलेंगे कि भाई हम ऑफिस में तो सुबह आ जाते हैं 9 बजे, निकलते हैं रात 9 बजे, पर कोई डिसीजन ही नहीं लेते हैं, बिकॉज सारे डिसीजंस जो हैं वो एक ही जगह से लिया जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि एवरी पर्सन इंडिविजुअली वो एक्ट करता है, जो किसी ने पॉइंट आउट किया कि टू प्लेइंग टू द गैलरीज, मतलब कि संघ के बीच में, बीजेपी के बीच में हमारी क्या पॉपुलैरिटी है और वो हमें कैसे देखते हैं, क्या हम नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। इसलिए क्योंकि किसी के हाथ में कोई इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग का जो पावर होता है ना, वो है ही नहीं। सारा डिसीजंस जो है ओवर सेंट्रलाइज्ड हो गया है। तो दोनों प्रॉब्लम है। ये जयशंकर का अपना इंडिविजुअल एम्बिशन भी हो सकता है कि सुब्रमण्यम के बेटे हैं, जिंदगी भर फॉरेन अफेयर्स में रहे, एक तरह से आईएफएस हैं, वो समझते हैं, समझदार हैं, अच्छा बोलते भी हैं, पर उनके साथ दिक्कत वही है कि स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है एक्सटर्नल अफेयर्स का कि वो एक तरह से यू आर फोर्स्ड टू मिमिक द टॉप लीडर, द बिग बॉस। तो ये मुझे लगता है